जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप हिंदुस्तानी और स्वागत है आपका। तो आपको पता है कि जैसे कि आपकी आर्मी भर्ती चल रही थी तो उसमें जैसे कि आपके मोटे मोटे कमेंट थे, तो उनका जैसे मैं थोड़ा सा रिप्लाई दे दूं कि एक तो देखो बैच वही बनना है। एक भैया ने पूछा था कि भाई नंगे पैर दौड़ना है जूतों में, तो यार बार बार बता दिया कि आपको नंगे पैर दौड़ना है। और एंट्री लिखते वक्त आपको एडमिट कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, कोविड रिपोर्ट और मूल निवास, ये चीज़ें आपको हाथ में रखनी है। उसके बाद देखो ग्राउंड बहुत ही अच्छा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक लड़का था जिसने बोला था कि भाई बार बार बोल रहे हो कि पॉइंट किस में दे रहे हैं, किस में देख रहे हैं, बताओ तो सही। तो यार ऐसा नहीं है कि बंदे पे डिपेंड करता है कि उसको किस में लगा था। जैसे अपने कल वाला वीडियो लगाया था तो उस लड़के के हाथ और पैर में लगा था। ज़्यादा पॉइंट देखो, एक तो लचक का लग रहा है, नोकनी का लग रहा है और पेंसिल वाला लग रहा है। अब एक भाई ने पूछा था कि भाई पेंसिल वाला पॉइंट है, उससे कैसे बचें। बचना इतना है कि यार आपको सिर्फ पेंसिल घुमाए तो आपको गर्दन थोड़ा भी इधर उधर नहीं करनी है। गर्दन आपको स्ट्रेट रखनी है, बॉडी आपको स्ट्रेट रखनी है, आपको आंखों को घुमाना है और कोई दिक्कत नहीं है यार, रुकना नहीं है। आप बड़ी आराम से दौड़ में आ जाओगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर मेहनत करोगे कि इस जन्म में आप कन्फर्म फौजी बन जाओगे। आगे देखो अपन बात करते हैं। आज आर्मी के लिए एक छोटा सा टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। यहाँ से देखो होता क्या है कि आप जैसे मोस्टली मॉडल पेपर से एक एक क्वेश्चन पढ़ते हो। एक बार तो आपने पढ़ लिया, लेकिन फिर उन्हीं टॉपिक का सारे क्वेश्चन एक जगह बन जाते हैं। तो एक एक पर्सन न पढ़ने से आप एक बार थ्योरी पढ़ो। थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन निकालो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब जैसे कि ये ग्लोब, अक्षांश व देशांतर अपन पढ़ेंगे तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं आज तक, जितने आर्मी किसी भी आरओ का हो एग्जाम पेपर उसमें आए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हमने एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं। तो आपको अलग से देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई आर्मी के लेवल का यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो आराम से देख लेना, कोई दिक्कत ही नहीं। एक बार देखते आपको याद हो जाए, बड़े आराम से देख लेना। देखो पहले अपन बात करते हैं पृथ्वी, अक्षांश, देशांतर व ग्लोब की। तो आप देखोगे वह ग्लोब क्या है, तो ग्लोब पृथ्वी का वह काल्पनिक नमूना है जिससे कि पृथ्वी की गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। अब इसको चाहे आप पृथ्वी बोल दो, चाहे आप विश्व बोल दो, बात तो एक ही है। तो पहले क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि वह संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो था फ्रेडरिक मैगलन। कौन था? फ्रेडरिक मैगलन। फ्रेडरिक मैगलन। अब दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि ये व्यक्ति था कहाँ का, तो फ्रेडरिक मैगलन था पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। अब आपके दो क्वेश्चन बन गए। फिर अगला क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो जाएगा कि भाई जो विश्व है इसको दो भागों में कौन सी रेखा काटती है, दो भागों में कौन सी रेखा काटती है, तो ये है 0 डिग्री अक्षांश। अब इसके देखो दो तीन नाम है। अब आप इसको 0 डिग्री अक्षांश बोल दो, चाहे आप इसको विषुवत रेखा बोल दो, चाहे आप इसको भूमध्य रेखा बोल दो, तीनों नाम इसी के हैं। चाहे आप इसको अक्षांश रेखा बोल दो, 0 डिग्री अक्षांश, चाहे भूमध्य रेखा, चाहे विषुवत रेखा, ये क्या करती है कि विश्व को दो भागों में काटती है। अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई भारत को दो भागों में कौन सी रेखा काटती है, तो देखो ये है, इसके जस्ट ऊपर आती है 23.5 डिग्री अक्षांश। वो भारत को दो भागों में काटती है 23.5 डिग्री अक्षांश। देखो भैया अक्षांश और देशांतर का ध्यान रखना। अब ये 23.5 डिग्री अक्षांश है जिसको अपन बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये क्या करती है? ये भारत को दो भागों में काटती है क्योंकि भारत की स्थिति आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में काटती है। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भैया भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इनकी छोटी सी एक लाइन ऐसे बनाई हुई है, आप राज्य ऐसे भी याद कर सकते हो, वरना छोटी सी लाइन है कि मित्र पर गमछा झार। अब इससे आपके 8 राज्य हो जाएंगे। इससे बन जाएगा आपका मिजोरम, तरह से बन जाएगा आपका त्रिपुरा, पै से बन जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल, और रै से बन जाएगा आपका राजस्थान, इस गै से बन जाएगा आपका गुजरात, और मै से बन जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और 6 से बन जाएगा आपका
छत्तीसगढ़, और झार से बन जाएगा आपका झारखंड। क्या बन जाएगा? झारखंड। कहने का मतलब छोटी सी लाइन याद रख लेना, वरना ऐसे भी याद रख लेना कि मित्र पर गमछा जारी से आपके 8 राज्य हो जाएंगे। क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाएंगे कि मी से मिजोरम, तर से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रह से राजस्थान, गए से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो इससे आपके 8 राज्य आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, इसके पास भारत का कौन सा हिस्सा नज़दीक है। देखो तो अब आपको भारत का नक्शा याद करना है। अब भारत यहाँ से इसको टच कर रहा है, तो यहाँ आपको पता है कौन सा हिस्सा पड़ता है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, और इधर कौन सा पड़ता है, इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार। अगर आपको मुख्य भूमि से पूछे हिस्सा की कौन सा लगा हुआ है, तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीकी हिस्सा है भारत का। नहीं तो इधर वाला हो जाएगा इंदिरा कोल, अंडमान निकोबार। ठीक है। फिर देखो ये लाइन है यहाँ वाली, नीचे वाली, तो इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश मकर रेखा। ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ आ जाएगी 66.5 डिग्री आर्टिक रेखा, और नीचे आ जाएगी 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा। अब इतना आपको याद रखना कि उत्तर हमेशा ऊपर होएगा, दक्षिण हमेशा नीचे, और जिस साइड आप लिखोगे वो हिस्सा होता है आपका पूर्व, और इस साइड होता है आपका पश्चिम। तो आपको ये चीज़ें बताने का मतलब ये है कि जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाएंगी उन रेखाओं को अपन कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची जाएंगी ऊपर से नीचे उनको अपन बोलते हैं देशांत रेखाएं। सीधा सीधा क्वेश्चन ही पुट हुआ था, एक बार महाराष्ट्र का पेपर लगा था, मैंने देखा था कि भाई उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली ग्लोब पर रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है देशांत रेखाएं। ठीक है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इनको देख लेना। चलो तो आगे अपन बात करते हैं कि भाई बाद में अक्षांश और देशांतरों की संख्या कितनी है। तो एक चीज़ याद रख लेना, जो ये अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इससे 90 अक्षांश ऊपर है और 90 ही अक्षांश नीचे है। तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, तो कुल अक्षांशों की संख्या हो जाती है आपकी 90 + 90 बराबर 180। कई बार क्या होता है, इस विषुवत रेखा को अक्षांश मान लेते हैं, तो इसको जोड़ दें तो ये 181 हो जाती है। अगर ऑप्शन में 181 दिया होगा तो राइट है 181, वरना 180 तो आपका है ही है। उसके बाद में जो रेखा ये ऐसे खींची जाती हैं उनको अपन बोलते हैं देशांत रेखाएं। तो देशांतरों की कुल संख्या होती है 180 इधर है, 180 इधर है, तो 180 आपका हो जाता है 360 कुल देशांतरों की संख्याएं हैं। ठीक है। फिर यहाँ से देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। देखो आपको पता है कि जैसे भारत को अपन 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, और दक्षिणी भारत को कई बार क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। बात एक ही है। तो यहाँ से 2 हिस्से हो गए। ठीक है। तो ऊपर वाला उत्तरी भारत हो जाता है, नीचे वाला दक्षिणी भारत हो जाता है। ठीक है। फिर विश्व स्तर पर देखें तो भी ये इनके 2 हिस्से हो जाते हैं। तो ऊपर वाला पड़ जाता है उत्तरी गोलार्ध, और इससे नीचे वाला पड़ जाता है वो दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है और सबसे छोटा दिन कब होता है। अब आपको पता है कि भारत है उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, तो भारत के अंदर बड़े दिन कब होते हैं, गर्मियों के अंदर होते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर बड़ा दिन हो जाता है 21 जून को, और छोटा दिन हो जाता है 22 दिसंबर को। ठीक है भैया। और फिर इसका उल्टा कर देना, दक्षिणी गोलार्ध के दिन आपका बड़ा दिन हो जाता है 22 दिसंबर को, और छोटा दिन हो जाता है 21 जून को। तो ये आपके जैसे कि यहाँ से ये आपके 4 टाइप के क्वेश्चन है, छोटा, बड़ा, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, तो आप याद कर लेना। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबे दिन कहाँ पे होते हैं, तो सबसे लंबे दिन होते हैं ध्रुव के ऊपर। ठीक है। फिर इन्हीं से एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के ऊपर दिन रात की अवधि कब समान रहती है, तो उसका सीधा सीधा उत्तर है कि 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन रात की अवधि क्या होती है,
समान होती है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी कब होती है। तो पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम बोल दो या कम बोल दो, दूरी होती है 3 जनवरी को। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि पृथ्वी से सूर्य की ज़्यादा दूरी कब होती है, अधिकतम, तो वो होती है 4 जुलाई को। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको पता है कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है। फिर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर भ्रमण करती है। तो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व भ्रमण करती है पृथ्वी। फिर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन देख लेना आपकी, सूर्य कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में भ्रमण करता है। तो इसका उल्टा है, सूर्य पूर्व से पश्चिम भ्रमण करता है। सूर्य पूर्व से पश्चिम भ्रमण करता है, ठीक है। एक बार इनका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है मोटियारो। उसके बाद आप देखो कि जैसे कि एक तो आती है समय रेखा, वो आती है विश्व की, और एक समय रेखा है वो आती है भारत की। तो देखो यहाँ पे आती है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अब ये जो समय रेखा है इसके देखिए 2-4 नाम है। 0 डिग्री देशांतर को समय रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, यामोत रेखा कहते हैं और प्रधान रेखा कहते हैं। ये सारे नाम इसी के हैं। और ये समय रेखा है, तो इसको समय रेखा कब निर्धारित किया गया था, इसको 1884 के अंदर निर्धारित किया गया था। स्थान कौन सा था, वाशिंगटन अमेरिका। वाशिंगटन अमेरिका में इसको क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था, ठीक है। और फिर आती है एक तिथि रेखा। तो तिथि रेखा कौन सी है, 180 डिग्री देशांतर, इसको अपन क्या बोलते हैं, तिथि रेखा। ये आपके फिर 2 क्वेश्चन हो गए। और 1884 देखा तो एक और देख लेना कि 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 के अंदर हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये तो है समय रेखा विश्व की। भारत की समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अब 5 राज्य देखना, कोई सिस्टम नहीं है, ऐसे देख लेना, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा। अब यूपी का तो आपको पता उत्तर प्रदेश, एमपी का मध्य प्रदेश, एपी का आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि एक क्वेश्चन और आ जाता है कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा ये किसका काम करती है। तो ये ताप का काम करती है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ से और क्वेश्चन देख लो कि भाई एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी को 15 डिग्री देशांतर जाने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी को 15 डिग्री देशांतर जाने में समय लगता है 1 घंटे का, ठीक है। तो पृथ्वी पे 360 डिग्री अगर देशांतर जाएगी तो 15 जाने में 1 घंटा लगता है। तो फिर आपको 15 को 24 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 360, यानी को टोटल 360 देशांतर जाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ से एक आपका फेमस क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है। तो पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है, ठीक है। अब मैं आपको देखो इनका थोड़ा सा मोटा मोटा रिपीट करा देता हूँ, फिर कल से जैसे वीडियो की लेंथ थोड़ी अपन बढ़ा देंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि आपके यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आपको ग्लोब बनाना, आपको पहले लिखना है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा
पृथ्वी को 2 भागों में काटती है, ठीक है। और इसके ऊपर है 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो कि भारत को 2 भागों में काटती है और भारत के वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके जो नीचे है 23.5 डिग्री अक्षांश, उसको अपन बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। फिर ऊपर जो ध्रुव है, तो क्वेश्चन आता है सबसे लंबे दिन कहाँ होते हैं, तो सबसे लंबे दिन कहाँ होते हैं, ध्रुवों के ऊपर होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 90 ऊपर टोटल अक्षांशों की संख्या हो जाती है 180 या 181 और कुल देशांतरों की संख्या कितनी हो जाती है 360। फिर क्वेश्चन बनता है कि विश्व की समय रेखा कौन सी है, तो विश्व की समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। और भारत की समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये विश्व जो समय है ना, उससे भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, जो कि नैनी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कब होती है, तो 21 मार्च व 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान रहती है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी को न्यूनतम होती है। देखो जनवरी पहले आता है तो कम वाला पहले कर लेना, 3 जनवरी को पहले होती है और अधिकतम तो 4 जुलाई को अधिकतम होती है। ये बात बताने का मतलब आपको है ये ऐसा है कि ऐसे क्वेश्चनों के ऑप्शन एक जैसे अगला डालता है, तो आप फिर कंफ्यूज हो गए कि यार 3 जुलाई है 4 जुलाई है, तो कम ज़्यादा का आप ध्यान रख लेना, ठीक है। बाद में क्वेश्चन है कि भाई उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब है, सबसे बड़ा दिन कब है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून है और छोटा दिन 22 दिसंबर है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर और छोटा दिन 21 जून है। फिर यहाँ से आप क्वेश्चन देख लो कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री अक्षांश झुके हुए और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व भ्रमण करती है, जबकि सूर्य पूर्व से पश्चिम भ्रमण करता है, ठीक है साहब। उसके बाद में यहीं पे और क्वेश्चन देख लो आप कि भाई एक क्वेश्चन आता है कि ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन, एक ही बात है, इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। 2 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, उसमें कोई सिस्टम ही नहीं है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देख लो। देखो ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन, बात तो एक ही है। अब क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की कौन सी गतिविधि के कारण ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन होता है, तो पृथ्वी की वार्षिक प्रक्रिया के कारण क्या होता है, मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन होता है। फिर आता है कि दिन रात का बनना किस गति के कारण होता है, तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन रात का बनना होता है। किसके कारण, दैनिक गति के कारण। इसको तो ऐसे याद कर लेना यार, जैसे ऋतु परिवर्तन पूछ रहा है यानी मौसम पूछ रहा है, तो जैसे गर्मी से सर्दी आती है तो इसके अंदर लंबा गैप लगता है, ऐसे थोड़ी कि आज गर्मी है सुबह उठे सर्दी आ गई। तो इनमें आप देख लेना कि लंबा है तो वार्षिक हो जाएगा और दिन रात की अवधि यानी दैनिक गति के कारण हो जाती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन था कि भाई संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण लगाने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो कौन था, फ्रेडरिक मैगलन था। तो आपके यहाँ से जैसे मोटे मोटे हैं ये 25-30 क्वेश्चन बनते हैं, फिर जैसे इन वीडियो की अपन लेंथ बढ़ा देंगे, एक बार देख लेना, फिर साथ साथ अपनी कॉपी में नोट कर लेना। धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक यहाँ से कवर करवा देंगे। और भी फिर भी कोई समस्या हो तो आप जैसे हमें कांटेक्ट कर लेना, हमसे जो बनेगा वो समाधान करने की पूरी चेष्टा करेंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि देखो आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो दौड़ करते हो, आप दौड़ में आ जाते हो, लेकिन आपको पता है यार कि किसी भी आरओ की एग्ज़ाम लगे उसके अंदर कम से कम 3000 लड़के तो बैठते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ तक पहुँचे हो उसके बाद रिटर्न में रह गए, यार मतलब क्या निकला। तो आपको अगर फौजी बनना है तो भैया ये चीज़ें तो आपको याद करनी है। आप इस बार कर लो चाहे अगली बार कर लो, मर्जी आपकी है। मैं तो आपका बड़ा भाई होने के नाते यही कहूँगा कि अगर आप टेस्ट तक बैठ गए हो और अगर तैयारी भी कर रहे हो तो रिटर्न साथ रखो, जो करना काम पूरा करो ना यार, दिल से करो एक साथ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।